सबसे पहली मिस्टेक जो क्लाइंट करते हैं वो लास्ट मिनट की प्लानिंग करते हैं। पहले लोग विद इन इंडिया ट्रैवल प्लान करते थे, अब लोग इंडिया से बाहर जाना प्लान करते हैं। लोग सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करने के लिए ज़्यादा आजकल घूमने जाते हैं। एक्चुअल वेकेशन बहुत कम लोग होते हैं जो एंजॉय करते हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड SMS। इट्स अ न्यू टर्म बट इट्स कॉल्ड सोशल मीडिया शो ऑफ। आज की डेट में 40+ इज द न्यू यूथ। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ वीज़ा उड़ान। पहले एपिसोड में हम कैटेगरीज तो जान ही चुके हैं कि क्लाइंट्स की कैटेगरीज क्या हैं, टूर एंड ट्रैवल्स का प्रोसेस क्या है। आज हम और भी डिस्क्रिप्शन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंट्री कौन से बजट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्या चैलेंजेस वैल्यू एड्स को फेस करने पड़ते हैं। और अगर आप अपना वेकेशन अब प्लान कर रहे हैं तो देन let's get ready and have a conversation with Mr. Lavleesh, the managing partner of Value Ads. Welcome back, sir. Hello, Kirti. How have you been? Good, very good. Good. चलिए तो फिर वहीं से टेक करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन से बजट में कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी। अब विंटर्स अप्रोच कर रही हैं, तो विंटर्स के लिए अब आपके क्लाइंट्स आएंगे फॉर माइस ऑल्सो, फॉर FITs ऑल्सो। तो अब आप उनको क्या सजेस्ट करने वाले हैं, कौन सी कंट्री? किटी बजट जो स्टार्ट होता है विंटर्स का बजट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपये से लेके इट कैन गो अप टू 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ये डिपेंड करता है क्लाइंट कहाँ जाना चाहता है। अगस्त के बाद जो अभी डेस्टिनेशन पिकअप होंगे वो पिकअप होंगे श्रीलंका, थाईलैंड, दुबई इज गोइंग टू बी अ वेरी हॉट डेस्टिनेशन क्योंकि अब वहाँ पर गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं। उसके बाद में CIS कंट्रीज हैं हमारे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान। ये 3 लोकेशन आज की डेट में बहुत बहुत पॉपुलर हैं बिकॉज कजाकिस्तान इज़ वीज़ा फ्री नाउअडेज। ओके। पहले कजाकिस्तान की सिर्फ 4 या 5 ही फ़्लाइट हुआ करती थी, अभी हफ्ते में तकरीबन 10 से 12 फ़्लाइट्स हैं। ओके। तो वो जो डेस्टिनेशन है वो आज की डेट में बहुत पिकअप हो रहा है। ओके। उसके अलावा बाकू जो कि अजरबैजान में है, वो डेस्टिनेशन बहुत पिकअप हो रहा है। ओके। एंड इट्स वेरी पॉपुलर इन बिटवीन कॉर्पोरेट ग्रुप्स एज वेल एज FIT ट्रैवलर्स। ओके। तो जब क्लाइंट का कॉल आता है और वो अपना ट्रैवल प्लान आपको बताते हैं कि हमें 1 हफ्ते के लिए जाना है या 3 दिन के लिए जाना है, आपको क्या लगता है कहाँ उनकी मेजर मिस्टेक है जिससे सबसे ज़्यादा ट्रबल क्रिएट होता है? सबसे पहली मिस्टेक जो क्लाइंट करते हैं वो लास्ट मिनट की प्लानिंग करते हैं। देखिए, अगर 50,000 रुपये का आपका बजट है तो उसमें मेजर चंक जो होता है वो फ्लाइट का होता है। नो फ्लाइट विच इज़ गोइंग अब्रॉड इज़ लेस देन 30-35,000। आपने दुबई जाना है, दुबई की इस समय अगर हम 1 महीना पहले फ़्लाइट बुक करते हैं, हमें तकरीबन 20-25 हज़ार के अंदर फ़्लाइट मिल जानी चाहिए। और वही फ़्लाइट अगर आप 4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले उसको प्लान करते हैं तो वही फ़्लाइट तकरीबन 35,000 रुपये की पड़ती है। उससे इम्पैक्ट ये होता है कि आपको वहाँ होटल सस्ता लेना पड़ेगा या आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। सो जो क्लाइंट सबसे पहले मिस्टेक करते हैं वो अपना ट्रैवल को एडवांस में नहीं प्लान करते हैं। अगर क्लाइंट अपना ट्रैवल 2 महीने पहले प्लान करें, क्योंकि सबको पता है लॉन्ग वीकेंड्स पे लोग बाहर जाएंगे, लॉन्ग वीकेंड के साथ एक और छुट्टी लेकर लोग 4 से 5 दिन के बीच में, पहले लोग विद इन इंडिया ट्रैवल प्लान करते थे, अब लोग इंडिया से बाहर जाना प्लान करते हैं। तो अगर ये 2 महीने पहले प्लान कर लिया जाए तो थोड़ा कम बजट में काम हो सकता है, अदरवाइज उस बजट को बढ़ाना पड़ता है। एक मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि लोग इंडिया में वेकेशन ना मनाने के बजाय बाहर ही ज़्यादा इतना क्यों उत्सुक हैं? एक स्टेटस सिंबल। हम लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? इफ़ यू लुक एट द डेस्टिनेशन और किस तरह का एनवायरनमेंट है, लोग पहाड़ों में जाते हैं, लोग बीचेस पे जाते हैं, राइट? सो अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं आपको वहाँ बीचेस ही बीचेस मिलेंगे। अगर आप अजरबैजान जा रहे हैं, अगर आप कजाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ पे आपको पहाड़ मिलेगा, वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी। या फिर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं, लेट्स से आप किसी अफ्रीकन कंट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा। ऐसा सब कुछ इंडिया में है। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर, वी हैव माउंटेन्स ओवर देयर, बर्फ हम वहाँ देख सकते हैं। आप नीचे आइए राजस्थान के अंदर आप रेगिस्तान देख सकते हैं।
आप हिस्ट्री देख सकते हैं। यू गो डाउन तो आपको बीचेस सारे मिल जाते हैं। इंडिया हैज़ गॉट वेरी बिग कोस्ट लाइन। तो इंडिया से बाहर जाना आज की डेट में एक थोड़ा स्टेटस सिंबल बन गया है। उसके अलावा लोग सोशल मीडिया पे भी काफ़ी दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ घूमने गए हैं, हम वहाँ घूमने गए हैं। तो मोस्टली लोग जो जागते हैं, जाके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, रील्स बनाते हैं। आई थिंक लोग सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करने के लिए ज़्यादा आजकल घूमने जाते हैं। एक्चुअल वेकेशन बहुत कम लोग होते हैं जो एंजॉय करते हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड SMS. इट्स अ न्यू टर्म बट इट्स कॉल्ड सोशल मीडिया शो ऑफ। शो ऑफ के लिए भी टर्म है अब। बिल्कुल। तो जो यंग जनरेशन है who's more onto the social media, so they want to do this SMS by posting pictures, by posting reels. ये थोड़ा सा फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है। पीपल वांट टू ट्रैवल अब्रॉड। तो जब आप सपोज अगर मुझे ही ट्रैवल प्लान करना है एंड आई डोंट नो विच डेस्टिनेशन टू चूज, ओके, तो आपका क्राइटेरिया, जैसे लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था कि सबसे पहला क्राइटेरिया बजट होता है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा आपकी जेब में पैसे कितने हैं। बिल्कुल, बजट ही हुआ। हाँ, सेकंड क्राइटेरिया क्या, यूथ कॉल ज़्यादा हैं या सीनियर सिटीजन्स कॉल ज़्यादा हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप उनको क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं। आज की डेट में 40+ इज द न्यू यूथ। ओके दे आर द वन हु आर स्पेंडिंग मनी, अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट। ओके, तो जनरली लोगों की क्वेरी कहाँ जाने की होती है सबसे ज़्यादा? जनरली लोगों की क्वेरी होती है बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन कैसा मौसम है वहाँ पर। जो 40+ लोग हैं जिनके पास एक अच्छा चंक ऑफ मनी है, वो विंटर्स में जाना प्लान करते हैं यूरोप। ओके। हनीमूनर्स नॉर्मली जाते हैं स्विट्जरलैंड, दीज काइंड ऑफ लोकेशंस। जो बजट ट्रैवलर है वो नियर बाय कंट्रीज में ही ट्रैवल करना चाहता है। दे वांट टू गो टू थाईलैंड, दे वांट टू गो टू श्रीलंका। Maldives is again a little expensive destination. Seychelles is another destination which is coming up, which is equally good as Maldives. Flight connections भी अच्छे हैं वहाँ पर, और hotels भी अच्छे हैं वहाँ पर। ओके, तो अभी जैसे विंटर्स आ रहे हैं एंड 40+ द न्यू यूथ अगर आपके पास आते हैं फॉर FIT पर्पस, नॉट कॉर्पोरेट लाइंस, तो आप उनको कौन सी जगह पे सजेस्ट करेंगे अभी? मीडियम बजट में हम लोग उनको दुबई सजेस्ट करते हैं, बिकॉज फ्लाइट टाइम इज शॉर्ट। 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है। आप इंडिया से कहीं से भी जाएं 3 से 4 घंटे की फ्लाइट है। हम उनको आज की डेट में कजाकिस्तान सजेस्ट करते हैं बिकॉज इट्स वीज़ा फ्री। ओके, अगेन द फ्लाइट इज अबाउट 3.5 hours. You get the European feel over there. तो कजाकिस्तान के अंदर जो आर्किटेक्चर है इज मोर लाइक यूरोपियन आर्किटेक्चर, and it's built in a valley. Okay. So the most popular destination जो वहाँ पर है वो अलमाटी है। Almaty is in the valley and it's surrounded by mountains and they have 3-4 big lakes over there, very big lakes. और आप गर्मियों भी वहाँ जाएंगे तो भी आपको वहाँ बर्फ देखने को मिल जाएगी। ओके, तो अगर किसी का बजट अलमाटी जाने का नहीं है बट उनको उसी की जैसी किसी लोकेशन पे अपना वेकेशन मनाना है, तो वो कौन सी लोकेशन होगी? सी अलमाटी जो आज की डेट में बजट ट्रैवलर जा रहे हैं वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये जा रहे हैं। इससे कम बजट में आपको सिमिलर डेस्टिनेशन कोई नहीं मिलेगा। आपको यूरोपियन फील मिलेगी वहाँ पर, आपको बर्फ देखने को मिलेगी। यहाँ लोग गुलमर्ग जाते हैं गोंडोला में, सेम काइंड ऑफ गोंडोला इज देयर। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड शिम्बुलाक ओवर देयर, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कोकटोबे। ये दोनों माउंटेन टॉप्स हैं। ओके ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये CIS कंट्रीज जो हैं ये अब बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गई हैं। अब इसमें 4 मेजर कंट्रीज हैं। सबसे पहले आती है अजरबैजान, उसके बाद आती है आपकी कजाकिस्तान, उसके बाद आती है आपकी किर्गिस्तान और जॉर्जिया। दोनों ये चारों जो कंट्रीज हैं इनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक एक करके मैं बताता हूँ। बिल्कुल। सोशल मीडिया के ऊपर आज की डेट में जो सबसे ऊपर डेस्टिनेशन चल रही है ड्यू टू द प्रमोशन विच दे क्रिएटेड इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना और मोस्टली जो टूरिस्ट आज की डेट में जा रहे हैं वो अलमाटी जा रहे हैं। इट्स द सेकंड बिगेस्ट सिटी इन कजाकिस्तान और वहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर पर एक लेक है और 70-80 किलोमीटर पर दूसरी लेक है। एंड दीज आर वास्ट लेक। वहाँ जाने का एडवांटेज ये है आपको यूरोपियन फील आता है, पूरा आर्किटेक्चर यूरोपियन है। आज की डेट में वीज़ा फ्री है, पिछले 6 महीने से वो वीज़ा फ्री है। देयर इज नो वीज़ा विच इज रिक्वायर्ड, यू जस्ट गो, दे विल स्टैम्प देयर पासपोर्ट फॉर 14 days।
फ्लाइट की कनेक्टिविटी अच्छी है. वी हैव गॉट इंडिगो विच इज़ फ्लाइंग टू Almaty and we have Air Astana which is flying to Almaty. Okay. होटल्स वेरी करते हैं. होटल्स हमारे पास वहाँ पर $50 पर नाइट का भी होटल है और $200 पर नाइट का भी होटल है. नाउ सेकंड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इज बाकू विच इज अजरबैजान. Okay. अगेन द कनेक्टिविटी इज वेरी गुड, होटल प्राइसेस आर वेरी गुड, इंडियन खाना भी मिल जाता है लोगों को जो हम इंडियंस की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है. थर्ड नंबर पे जो डेस्टिनेशन है वो है किर्गिस्तान. Kyrgyzstan is very similar to Kazakhstan, very scenic country, but the only issue with Kyrgyzstan is that flight connectivity is poor. हफ्ते में सिर्फ 2 ही फ्लाइट्स हैं. उसके अलावा जो फ्लाइट्स हैं वो फ्लाइट्स वाया अलमाटी हैं, तो ट्रैवल टाइम आपका बढ़ जाता है. Okay. The last destination is Georgia, but Georgia recently what we have seen, their visa process is very tedious. It is an electronic visa और जब हम लोग अप्लाई करते हैं 50% रिजेक्शन आता है. ऐसे क्यों इतना रिजेक्शन? I don't know. Maybe it's due to the system what they have put in it, because it is an electronic visa and it's authorized by a computerized system. Okay. उनका रिजेक्शन रेशियो अब तक जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो 50% के आसपास है. ये पोस्ट कोविड सिचुएशन है या ये हमेशा से ही ऐसा रहा है? पहले जॉर्जिया का वीजा जॉर्जियन एम्बेसी लगाती थी. अच्छा. इट वाज अ स्टिकर वीजा. अब उन लोगों ने उसको इलेक्ट्रॉनिक वीजा कर दिया है. Okay. So it goes through a system. There is no manual intervention. वहाँ पे बैठ के कोई बटन दबा के वीजा नहीं अप्रूव कर रहा है. It's all done through a system. अब वो सिस्टम किस बेस पे आपको क्वालिफाई कर रहा है, किस बेस पे डिस्क्वालीफाई कर रहा है, we have got no understanding of it. The only thing we have seen while we apply for those visa is that we get 50% rejection. Otherwise, Georgia is equally good. It's got European architecture. और 1 लाख रुपए के बजट के अंदर अगर आपको यूरोप का फील आ जाए, which is What's better than good that? enough. बिल्कुल. Because if you plan a trip to Europe, any country in Europe, आपकी एवरेज टिकट 1 लाख रुपए की आती है. अगर आप लास्ट मिनट बुक करा रहे हैं, अगर आप 6 महीने पहले भी बुक करा रहे हैं तो 60-70 हज़ार रुपए से सस्ती कोई टिकट नहीं आती है. इतने में आपका ट्रिप हो जाता है इन डेस्टिनेशंस का. सो अब जैसे आप एंड टू एंड प्लान करते हैं सारी जर्नी अपने क्लाइंट्स की, तो किस तरीके के फेलियर्स आपको देखने को मिलते हैं? कीर्ति, बहुत अलग अलग तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं. टू स्टार्ट विद, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि लोग अपनी फ्लाइट मिस कर देते हैं. और फ्लाइट मिस भी अलग अलग तरीके से होती है. वो अपनी टिकट ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं. सुबह 3 बजे की फ्लाइट है, वो दोपहर में 3 बजे जाते हैं. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे को. अगर कोई बड़ा ग्रुप होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन है वहाँ एक हमारा फ्लाइट मैनेजर हो. हम लोग फ्लाइट से 2 दिन पहले अलर्ट्स भेजते हैं अपने कस्टमर को कि आपकी फ्लाइट इस दिन यहाँ से इस एयरपोर्ट से जा रही है, ये आपका फ्लाइट नंबर है, इतने बजे तक आपने चेक इन करना है. और अलग अलग डेस्टिनेशन से अगर ग्रुप जा रहा है तो उस डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पे हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होता है. ही मेक श्योर कि सब चेक इन हो गए हैं एंड देन ही ट्रेवल्स विद दैट ग्रुप. और फिर भी अगर मिस हो जाए तो? फिर भी वो अगर मिस हो जाए तो देन वी ट्राई टू बुक अनदर फ्लाइट. बट उसकी कॉस्ट क्लाइंट को ही बेयर करनी पड़ती है. तो फ्लाइट्स का कोई इंश्योरेंस टिकट्स का नहीं होता? इंश्योरेंस कवर्स फ्लाइट डिलेज, बट मिस कनेक्शन जो होता है वो कवर होता है. फ्लाइट डिलेज कवर होती हैं. बट अगर आपकी फ्लाइट ओरिजिन से ही मिस हो गई है देन इंश्योरेंस डज नॉट कवर इट. तो आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ. जब मैं यूक्रेन में रहा करता था, लड़ाई से पहले की बात है, न्यू ईयर के आसपास का टाइम था. इंडिया में अब ये होना शुरू हुआ है कि आप अपना सेल्फ चेक इन करके, इमिग्रेशन क्लियर करके आप अपनी फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं. इंडिया से बाहर ये तकरीबन 5 साल से पहले शुरू हो चुका था. अच्छा. मैंने अपनी फ्लाइट चेक इन की, अपना बैग लेकर मैं बोर्डिंग काउंटर पे चला गया. मुझे पता लगा कि इस फ्लाइट से मुझे डी बोर्ड कर दिया गया है. आई वॉज नॉट गोइंग बैक होम. तकरीबन 12 लोग थे जिन लोगों को डी बोर्ड किया गया बिकॉज द फ्लाइट वॉज ओवर बुक्ड. मेरे पास कोई इंश्योरेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था. बट यूरोप के अंदर एक रूल है कि अगर आपकी फ़्लाइट ओवर बुकिंग की वजह से कैंसिल हो या 6 घंटे से ज़्यादा कैंसिल हो तो आपको 600 यूरो का कंपनसेशन मिलता है. तो आपको कंपनसेशन मिला? मुझे कंपनसेशन मिला, मुझे होटल भी मिला और अगले दिन की फ़्लाइट में बिजनेस क्लास का अपग्रेड भी मिला. और किस टाइप के फेलियर्स या चैलेंजेस आते हैं? और फेलियर जो हमारे पास आते हैं, होटल में जाके इशू आते हैं हमारे पास. रूम्स आर नॉट रेडी. रूम्स आर नॉट रेडी.
बहुत बार होता है हमारे पास। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी होटल्स हैं उन लोग का चेक इन टाइम पहले 12 बजे होता था, अब सब होटल ने स्टैंडर्डाइज करके इंडिया से पार जितने भी होटल्स हैं वो अपना चेक इन टाइम रखते हैं 2 बजे का। अगर आपकी फ्लाइट 2 बजे से पहले लैंड कर गई है, आप 12 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, सॉरी अगर आप 12 बजे होटल पे पहुंच गए हैं, चांसेस आर देयर कि आपको कमरा ना मिले, आपको 2 घंटा वेट करना पड़े। जो ऑलरेडी गेस्ट वहाँ पे रुके हुए हैं वो 10 से 12 के बीच में अपने रूम्स को वैकेट करते हैं और तकरीबन 2 बजे के आसपास वो लोग अपना चेक इन खोलते हैं। उन लोगों को एक रूम को टर्न अराउंड, दे कॉल इट टर्न अराउंड सर्विस, एक रूम को साफ करके उसे दोबारा से ठीक करने में उन्हें 2 घंटे लगते हैं। अब एक होटल के अंदर अगर 200 कमरे हैं, उनको उसको साफ करने में 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। और रिसेंटली एक इवेंट अभी हम लोगों ने दिल्ली में किया जिसमें हमें ये इशू आया। हम लोगों के सिर्फ 30 रूम बुक थे और सबका चेकआउट 12 बजे तक हो चुका था। हमारे जो गेस्ट थे हमें 3:30 बजे जाके सारे रूम अलॉट हुए। This is in Delhi. This was in Delhi and the guests were fuming. आपने 15,000 रुपए 18,000 रुपए एक होटल के दिए हुए हैं एक रात के और आपको 3 घंटे वहां पे वेट करना पड़ रहा है। इस स्पेसिफिक सिचुएशन में I had to sit on the check-in counter and then I was personally coordinating with the front office manager कौन सा रूम खाली हुआ है और एक एक करके हम लोगों ने पर्सनली रूम अलॉट किए हैं। तो ये तो फिर भी आप केटर कर पाए बिकॉज इट वाज इन दिल्ली, बट यही ऐसी अगर सिचुएशन इंटरनेशनली कहीं हुई होती तो We somehow have to pacify the guest. उस केस में हम ये करते हैं कि हम लोगों को लंच के लिए भेज देते हैं, उसके अंदर हमें 2 घंटे मिल जाते हैं उस रूम्स को दोबारा से रेडी करवाने के लिए। कुछ होटल्स हैं जो बहुत कोऑपरेटिव हैं एंड इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑक्यूपेंसी एंड द सीजन एज वेल। अब पीक सीजन है, होटल पूरा सोल्ड आउट है, आप कुछ नहीं कर सकते। जब हमें एडवांस में पता होता है, होटल अगर हमारे को पहले से इन्फॉर्म करके रखता है कि चेक इन में टाइम लगेगा, रूम्स विल नॉट बी रेडी, वी आर सोल्ड आउट, तो हम आइटनरी भी इसी हिसाब से प्लान करते हैं। लेट्स से एक ग्रुप लैंड किया है दुबई के अंदर, वो सुबह 10 बजे लैंड किया है, ब्रेकफास्ट वो ऑलरेडी कर चुके हैं। बाय द टाइम दे कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट इट्स ऑलरेडी 11:30। वो 11:30 अगर हम उनको वहाँ से सीधा होटल लेके जाएंगे तो हमें कमरे नहीं मिलेंगे। सो व्हाट वी डू इज़ दैट हम उनको वहाँ से ले जाके एक छोटी सी साइट सीइंग ऐड कर देते हैं, उनको लंच करवाते हैं और उसके बाद 2 से 2:30 बजे के बीच में हम उनको होटल पहुँचाते हैं और उस समय हमें होटल के कमरे मिल जाते हैं। So that's how we handle this. So you don't pre-book the hotels, it is when they reach there then No, hotels are always pre-booked. Okay. बट होता ये है कि अगर 200 कमरे का होटल है, 200 के 200 कमरे उनके लगे हुए हैं, दे आर ऑल ऑक्यूपाइड। हमारे 50 कमरे हैं और वो 50 कमरे सुबह ही चेकआउट हुए हैं, तो उस 50 कमरे को तैयार करने के लिए उनके पास 100 का स्टाफ होगा। अगर 100 का स्टाफ नहीं है, 50 ही लोग हैं, तो उनको एटलीस्ट 2 घंटे चाहिए होते हैं उसको तैयार करने के लिए। Correct. तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू आता है हमें, ये सीजन टाइम में ज़्यादा आता है। If it's peak season, we face this kind of issue. कभी ऐसे हुआ है कि आपने यहाँ से प्री बुकिंग ऑलरेडी कर रखी थी एंड गेस्ट्स वहाँ पे पहुँच गए एंड देन दे टेल यू कि ये तो बुक्ड है या नहीं मिल सकते रूम्स? रूम नहीं मिलने वाला इशू कभी नहीं आता। अभी रिसेंटली एक हमारे क्लाइंट, इट्स एन एफआईटी ट्रैवलर, ही इज अ वेरी प्रेस्टिजियस क्लाइंट, वो अलमाटी गए थे। हम लोगों ने उनकी जो बुकिंग डाली हुई थी वो अपने कार्ड पे डाली हुई थी, वो कार्ड की पेमेंट नहीं प्रोसेस हुई एंड ही वाज डिनाइड रूम and the client was calling me again and again. Last minute पे we somehow managed to get him his room. Normally हमारी हर कंट्री में एक लोकल वेंडर होता है। इस केस में I had to call the local vendor. उसको फोन किया, उसने होटल में बात की, he went there with the payment. वो पेमेंट वहाँ पे हुई और 2 घंटे लगे हमें इसको सॉर्ट आउट करने में। क्लाइंट बहुत नाराज हुए। Obviously. तो इससे तो रेटिंग्स भी जाती हैं, बट यस हम इस केस में क्लाइंट को कंपनसेट करते हैं। ईदर वी गिव देम सम फ्रीबीज। इस केस में हमने उनको एक डिनर दिया ऑन द हाउस इन अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स हमें लास्ट मिनट पे करने पड़ते हैं। तो ये जो आप फ्रीबीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, डिनर प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज तो ऑब्वियसली एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑन योर शोल्डर्स। So how do you manage that? ये फ्रीबीज नहीं है, ये क्लाइंट को कंपेंसेट करने के लिए ताकि क्लाइंट आगे भी हमारे पास ही आए। दिस गोज फ्रॉम आवर पॉकेट। ये सिर्फ हम क्लाइंट को रिटेन करने के लिए करते हैं ताकि कल को वापस वो हमारे पास आए, हमारे साथ ही काम करे।
ओके, तो इसकी कॉस्टिंग वगैरह आप कैसे मैनेज करते हो? हम कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ऐड करके चलते हैं, दिस गोज फ्रॉम आवर पॉकेट। Okay, okay. So I also wanted to know कि if everything is getting built on actuals, so आप agency of course अगर आप run कर रहे हैं तो you need the flow of money, right? तो वो flow of money कैसे आता है? Because you're bidding everything on actuals. So is it something in like agency service fees that is included in the package only? See, we work on something called open book costing. Okay. We open all the costing in front of the client and we charge a specific fee Okay. based on the destination. Okay. So it can be $10 per person, it can be $25 per person, it can be $50 per person. Okay. Based on आप कौन से destination पे जा रहे हैं, आपका पैकेज कितने का है. Okay. Not everything is billed on actuals. Okay. So while we're talking about the booking of the flights and everything, immigration को लेके कोई challenges? इमिग्रेशन को लेके भी कई बार हमारे पास चैलेंज आते हैं. कुछ कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन द इमिग्रेशन. अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है एंड इफ दे फाइंड यू सस्पिशियस दे कैन डिपोर्ट यू बैक. यूक्रेन के अंदर हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि 2 लोग एक ग्रुप में वापस चले गए हैं, एक ग्रुप में से एक बंदा वापस चला गया है. ऐसा हमारे साथ हो चुका है. सो वी ऑलवेज गिव अ डिस्क्लेमर टू द क्लाइंट दैट वी विल अप्लाई फॉर योर वीजा. Visa granting or not granting is a purview of the embassy. It's their call. Visa मिलने के बाद भी अगर आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है, it's not our responsibility because it's the sole discretion of immigration authority of that specific country. तो जब आपके पास इंक्वायरी आती है for the travel, तो obviously वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप खुद भी एक बार डिलिजेंस चेक तो करते ही होंगे, the document. We ask for all the documents. नॉर्मली हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक निकलते हैं. द क्लाइंट्स आर ऑलवेज गुड बट यू नेवर नो. तो जो सस्पेशन की आपने बात की है, एट व्हाट फ्रंट यू सी की अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो डिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो कैसी आप? सबसे पहले तो जब हम वीजा अप्लाई करते हैं वी लुक एट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द क्लाइंट. हम देखते हैं कि इसका मनी फ्लो कितना है, अकाउंट में कितना पैसा है. अगर आपके अकाउंट में 1 ही लाख रुपए है और आप 2 लाख रुपए का पैकेज बुक कर रहे हो तो आपका वीजा अप्रूव होने के चांसेस स्पेशली इन द यूरोपियन कंट्रीज बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज दे लुक एट योर फाइनेंसेस. तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब हमें इतनी ऑडियंस देख रही है, तो जब कोई ट्रैवल के लिए आपके पास आए तो क्या क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए टिक मार्क, और क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं? डोंट्स क्या हैं वो मुझे ज़्यादा जानना है, जिसकी वजह से आप डिवोट हो सकते हैं या आपका वीज़ा नहीं एक्सेप्ट होगा. सी कोई भी कंट्री आपको वीज़ा देने से पहले सबसे पहले ये देखती है कि आपकी बैंकिंग कितनी स्ट्रांग है, आपके पास कितना पैसा है. आप जिस कंट्री में जा रहे हैं आपके पास उतना पैसा है कि अगर आप 10 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उतना पैसा आपके बैंक में है कि आप वहाँ सर्वाइव कर सकें. अगर इतना पैसा आपके बैंक में नहीं है तो दे विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट योर वीज़ा. उसके अलावा इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी कंट्री इन यूरोप वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं, वो आपका एज ग्रुप देखते हैं, वो आपको एज अ रिस्क कंसिडर करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा मेरी कंट्री में आएगा और यहाँ से वापस ही नहीं जाएगा. दिस हैपन्स स्पेशली इन द यूरोपियन कंट्रीज. सो जो नए ट्रैवलर हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए. यू गो टू द नियर बाई कंट्रीज and then plan for the bigger countries. Okay. अगर आपके पास एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी बैंकिंग स्ट्रांग है, आपका इंडिया वापस आने का रीजन स्ट्रांग है, आपको वीजा बहुत आराम से मिल जाएगा. Okay. इन तीनों फैक्टर में से अगर कहीं भी आप फेल होते हैं the chances are there आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए. तो जब आप भेज देते हैं उनको या वो पहुंच गए क्लाइंट्स अपने डेस्टिनेशन पे, तो लास्ट मिनट कुछ रिक्वेस्ट आती होंगी ऑफ कोर्स. बिल्कुल आती हैं. तो आप कैसे हैंडल करते हो वो, और कोई ऐसे एग्जांपल फॉर द रेफरेंस? बेस्ड ऑन द लोकेशन, अगर इंडिया के अंदर है तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा आराम से हो जाता है. अगर इंडिया से बाहर की कोई लोकेशन है तो फिर जो लोकल हमारे वेंडर होते हैं हम उनको यूज करते हैं. लास्ट मिनट रिक्वेस्ट आती है आज मुझे वापस नहीं जाना, मैं कल वापस आऊँगा. उस केस में हमें होटल भी एक्सटेंड करना पड़ता है, फ्लाइट को भी रीस्केड्यूल करना पड़ता है. लास्ट मिनट रिक्वेस्ट आती है आप हमारे को लेट चेकआउट दिलाओ. नॉर्मली जो ट्रैवलर्स हैं
I'll give you an example of Dubai. Flights arrive in the morning. People ask for early check-in. Okay. Flights are departing in the night. They ask for late checkouts. That too free of cost. That too free of cost. Yes. मोस्टली जो होटल्स हैं बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी वो अलाउ करते हैं लेट अर्ली चेक-इन्स एंड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी लेट चेकआउट्स एंड समटाइम इट्स चार्जेबल एज वेल. अगर वो चार्जेबल होता है तो हम क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं कि इसके इतने चार्ज होंगे. इफ दे एग्री टू पे फॉर इट वी डू इट. और लास्ट मिनट आइटनरी चेंजेस की भी रिक्वेस्ट आती है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. देयर इज अ फैमिली व्हिच इज इन कश्मीर राइट नाउ. वो आज ही वापस आ रहे थे. आज उनका लोकल साइट सीइंग था श्रीनगर में और उन्होंने डिसाइड किया हमें गुलमर्ग जाना है. एंड देयर वाज नो कार. सो वी हैड टू अरेंज अ कार इन अ स्पैन ऑफ 30 minutes. 30 मिनट में हम लोगों ने गाड़ी अरेंज की और उनको दे दी. दे एग्रीड टू पे द चार्ज. Okay. समटाइम्स कस्टमर से वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं. तो then you deny कि nothing can be done. But we try our level best कि कस्टमर की कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम उसको पूरा करें. So on that note, it was a great discussion, sir. As usual, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया. हमेशा आता है. And in the next episode, guys, we will be coming up with the career options that you can actually achieve and pursue when it comes to travel. So till then, toodles.